We'll start with the fourth unit, or which is single phase motors. देखो, इंडक्शन मोटर्स में एक चीज याद करिए, इंडक्शन मोटर्स में बेसिक फंडा क्या था? थ्री फेज वाइंडिंग में अगर आप थ्री फेज सप्लाई देते हैं, बस ये एक स्टेटमेंट आप लोगों को हमेशा दिमाग में बैठा रहना चाहिए, उसके बाद आगे चीजें हो जाएंगी। थ्री फेज वाइंडिंग में अगर आप थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर्स को अपने साथ साथ खींचना शुरू कर देती है और इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाती है और चलने लग जाती है। ठीक, मैं फिर से एक बार बता देता हूं ये वाली चीज क्या है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स के अंदर क्या होता है, थ्री फेज वाइंडिंग में अगर आप थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से वो फील्ड अपने साथ साथ कंडक्टर्स को खींचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से रोटर स्टार्ट हो जाता है और रन करने लग जाता है। सिंगल फेज मोटर्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है? दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सेल्फ स्टार्टिंग का वजह क्या है, मतलब सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब क्या है? सिंगल फेज मोटर्स में आप सिंगल फेज सप्लाई दे दीजिए, कुछ नहीं होगा, इंडक्शन मोटर रन नहीं करेगी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं करेगी, वो अपनी जगह पर रुके रहेगी। रोटर जो उसका है अपनी जगह पर रुका रहेगा। आप सप्लाई ऑन कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, खड़ी हुई है। लेकिन अगर आप उसको किसी भी तरीके से हाथ से या किसी दूसरी मोटर से, पोनी मोटर बोलते हैं, पोनी जानते हो पोनी क्या होता है? तो पोनी मोटर का मतलब क्या है? जिसके ऊपर आप लाद सकें, सामान लाद सकें, पोनी मोटर का ये है। तो इंडक्शन मोटर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, उसको अगर आप किसी पोनी मोटर के साथ जोड़ देते हैं तो पोनी मोटर जब चलेगी तो उसकी वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी स्टार्ट हो जाएगी। तो पॉइंट क्या है कि अगर आप सिंगल फेज मोटर में आप सप्लाई देते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होगी, अपनी जगह पर एज इट इज स्टैंड स्टिल कंडीशन में रुकी रहेगी। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से उसको एक साइड घुमा दीजिए तो घूमनी शुरू हो जाएगी, फिर घूमती रहती है। ये बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है उसके बारे में। और इसकी वजह क्या है? दैट इज नोन एज डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, वो भी मैं समझाता हूँ। लेकिन अगेन ये वाली चीज दिमाग में लगाइए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फैंस हैं, पंखे हैं, इन पंखों के अंदर आप सब लोग जानते होंगे कि इनके अंदर कंडेंसर्स लगे होते हैं, सब लोग जानते होंगे इस बात को। कंडेंसर कभी खराब हो जाता है तो क्या होता है? स्पीड एकदम स्लो हो जाती है, बड़े धीरे धीरे घूमता है। और कंडेंसर एक और स्टेप और आगे है, कंडेंसर अगर आप निकाल दिए तो स्पीड और स्लो हो जाएगी। और इसमें एक और वाइंडिंग होती है, देयर आर टू वाइंडिंग्स, दो अलग अलग वाइंडिंग होती है। उसमें से अगर आप एक वाइंडिंग हटा दीजिए तो पंखा स्टार्ट नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, इसके बावजूद अगर आप उसको घुमा दीजिए एक तरफ से तो घूमने लग जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वो स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप उसको घुमा दीजिए मैकेनिकली तो घूमने लग जाएगा। अब ये वाला काम आप बार बार नहीं कर सकते कि आप जब भी कमरे में आकर के यहाँ पे बैठे, पर आपने सारे स्विच ऑन कर दिए, फिर डंडे से लेकर के सारे पंखे घुमा दिए, फिर आप पढ़ाई करने बैठ गए। ये वाली चीजें प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है। हर बार करना, फिर बीच में लाइट चली गई, फिर पंखे बंद हो गए, फिर लाइट आई, फिर आपने सारे डंडे लेकर के घुमाए। दिस नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसलिए आपको एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे कि आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बना सकें। सेल्फ स्टार्टिंग अपने आप स्टार्ट हो जाए। तो अपने आप स्टार्ट बनाने के लिए कंडेंसर इसके अंदर लगाया जाता है। इसके अंदर दो वाइंडिंग लगाई जाती है और कंडेंसर लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये रीजन बताता हूं कि ये सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होते। लेकिन उसके पहले ये वाली चीज मैं एक छोटा बताता हूं। इसके अंदर दो तरह की वाइंडिंग होती है। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होती है मेन वाइंडिंग, और इसके अलावा कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर्स वगैरह भी इसके अंदर लगे होते हैं। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। तो ये तीन चीजें इसके अंदर होती हैं। और ये इसमें मेन वाइंडिंग तो मेन वाइंडिंग है। मेन वाइंडिंग का मतलब क्या है? इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या है? रोटर है, रोटर के अंदर आर्मेचर लगा रखा है। आर्मेचर का मतलब ये है कि जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है। और इसके अलावा फील्ड के लिए, मतलब ये आप लोगों को दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा, मोटर के दो पार्ट्स होते हैं, फील्ड और आर्मेचर। फील्ड का मतलब जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, आर्मेचर का मतलब जिसके इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। ठीक, फील्ड का मतलब फ्लक्स और आर्मेचर का मतलब करंट। फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड के अंदर उतनी सप्लाई आपको देनी है, उसकी वजह से फ्लक्स निकलता रहेगा, मैग्नेट बनाने के लिए है, और कोई काम नहीं है। आर्मेचर क्या है? मोटर के ऊपर लोड अगर आप ज्यादा डालते हैं तो मोटर ज्यादा करंट खाएगी, वो करंट जो है वो सारा आर्मेचर के अंदर जाएगा।
बस ये चीज, ठीक। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है? जिसके अंदर आपने 3 फेज वाइंडिंग लगा रही हुई है और 3 फेज सप्लाई दे रखी है। वो वाइंडिंग क्या है? 3 फेज IM, इसके अंदर फील्ड 3 फेज वाइंडिंग, आर्मेचर, केज रोटर और 3 फेज वाइंडिंग। केज रोटर का मतलब कोई वाइंडिंग, कोई मतलब फेज नहीं है इसके अंदर, कॉपर की वायर लगा करके पिंजरा बना रखा है, वो चीज होगी केज रोटर और 3 फेज वाइंडिंग। तो फील्ड इज बेसिकली 3 फेज वाइंडिंग। तो पॉइंट यहां पर यह है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का मतलब यह है कि उसमें 3 फेज वाइंडिंग लगी हुई है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का मतलब क्या होगा? कि उसके अंदर कितने फेज की वाइंडिंग लगी होगी? सिंगल फेज की, ठीक, दैट्स ऑल, यही चीज है। तो अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर में फील्ड में 3 फेज वाइंडिंग है तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर यहां पर सिंगल फेज वाइंडिंग लगी होगी, बस इतनी चीज होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपको 3 फेज वाइंडिंग के अंदर 3 फेज सप्लाई देनी थी, 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग थी और उसमें 3 फेज सप्लाई देनी थी। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज की वाइंडिंग है तो इसमें कितने फेज की सप्लाई देंगे? ऑब्वियसली सिंगल फेज सप्लाई देंगे, सिंगल फेज की बात है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि सिंगल फेज वाइंडिंग में अगर आप सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो जो फील्ड बनती है वो फील्ड रिवॉल्विंग नहीं होती, वो फील्ड पल्सेटिंग होती है। इसका मतलब मैं अभी समझा देता हूं क्या होता है। मोटर्स का मतलब क्या है? मोटर का मतलब यह है कि जो मैकेनिकल मोशन आपको दे, मैकेनिकल एनर्जी आपको चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? आपकी जो बाइक्स हैं वो भी आपको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए उसके अंदर क्या लगा हुआ है? किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी आपको उसके अंदर से मिल रही है? क्या लगा हुआ है उसके अंदर? इंजन लगा हुआ है, सीधी बात है, इंजन लगा हुआ है। इंजन जो लगा हुआ है, इंजन का पर्पस यही तो है। उसके इंजन के अंदर आप डालते क्या है? पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल उसके अंदर डालते हैं तो उसकी वजह से केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। उसी की वजह से आपको मैकेनिकल मोशन मिलना शुरू हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलने लग जाती है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल आगे भाग रही है। अब ये वाली चीज समझिए कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी आपको किस फॉर्म में मिल रही है? रोटरी फॉर्म में। रोटरी फॉर्म में मतलब गोल गोल घूमने वाली जो एनर्जी है वो लेना, मतलब उसको प्रोड्यूस करना, और उससे बाकी लीनियर एनर्जी यानी कि फॉरवर्ड गोइंग एनर्जी, एक तो सर्कुलर एनर्जी है कर्वी लीनियर और एक है लीनियर। तो कर्वी लीनियर से लीनियर बनाना बड़ा आसान काम है। लीनियर वाले में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो भी आपकी मशीन वगैरह होगी सब भाग जाएगी आगे, तो आपको हर समय उसको कुछ ऐसा तरीका करना पड़ेगा कि वो वहीं के वहीं रहे, इसीलिए रोटरी एनर्जी चाहिए होती है आपको, ठीक है। तो देखो सिंगल फेज 3 फेज वाइंडिंग में अगर आप 3 फेज सप्लाई देते हैं तो होता क्या है? फील्ड है तो गोल गोल घूम रही है और फील्ड के पीछे पीछे जो कंडक्टर्स हैं वो पीछे पीछे उसके भाग रहे हैं, और यही तरीका है, मतलब रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करने का पर्पस यही है कि रोटेटिंग फील्ड जो होगी उसके पीछे पीछे कंडक्टर भागेगा तभी इंडक्शन मोटर काम करेगी, बस। तो आपको हर हालत में रोटेटिंग फील्ड चाहिए। बॉटम लाइन, अभी तक मैंने जितना डिस्कशन किया उसका बॉटम लाइन क्या है, जो मेन चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए वो ये है कि आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, चाहे कैसे भी लेके आओ। अगर फील्ड रोटेटिंग नहीं है, गोल गोल घूमने वाली नहीं है, तो आपको मोटर वर्किंग कंडीशन में नहीं मिलेगी। इतना ये वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया सब लोगों को? आपको रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, रिवॉल्विंग या रोटेटिंग जो भी उसका आ जाए, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। अगर वो नहीं मिलेगी तो मोटर काम नहीं करेगी। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना बड़ा आसान काम है, क्योंकि 3 फेज वाइंडिंग में अगर आप 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ही बनती है। लेकिन सिंगल फेज मोटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि उसमें सिंगल फेज वाइंडिंग लगी हुई है। अब उसमें आप 3 फेज सप्लाई नहीं दे सकते, और 3 फेज सप्लाई नहीं देंगे, 3 फेज क्या मतलब 2 फेज या 2 फेज से ज्यादा, सिंगल फेज से ज्यादा, पॉलीफेज। पॉली का मतलब जानते हो? पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मींस मोर देन वन, एक से ज्यादा। पॉलीफेज वाइंडिंग में पॉलीफेज सप्लाई दे दीजिए, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब सिंगल फेज के अंदर खाली एक ही फेज की वाइंडिंग है
तो आपको रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही है, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे कि आप सिंगल फेज वाइंडिंग में किसी तरीके से 2 फेज की सप्लाई बना सकें उसके अंदर। वो हमारा तरीके होंगे सारे बनाने के, कि किस तरह से हम रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, वो बात की बात है। तो पहले ये वाली चीज देखिए कि सिंगल फेज वाइंडिंग की वजह से होता क्या है। देखो 3 फेज वाइंडिंग में अगर आप 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं तो जो फील्ड बनती है दैट इज लाइक रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग का मतलब क्या होगा, झूले, झूले मैंने बताया था, झूले सर्कुलर मोशन वाला, मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड जो होता है जिसके अंदर सब लोग बैठे होंगे, छोटे जब होंगे तो उसमें वो घोड़े और बत्तख वत्तख सब लटके होते हैं डंडे से, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, डंडा पकड़ करके गोल गोल घूमता रहता है। तो और छोटे छोटे बच्चे का, बड़े बड़े भी घूमते हैं। तो आप अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में चले जाइए तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग भी उसके अंदर घूमना पसंद करते हैं। लेकिन दूसरा सिंगल फेज वाइंडिंग में अगर आप सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं तो जो सप्लाई बन रही है वो गोल गोल घूमने वाली नहीं है, वो पेंडुलम की तरह से इधर गई यहाँ पे आई, इधर गई यहाँ पे आई। झूला जो सिंपल वाला झूला जो होता है, इधर गए इधर आए, इधर गए इधर आए, वो वाला। तो आपको ये सप्लाई किसी काम की नहीं है। ये सप्लाई इस तरह की है कि 0 लेवल से ऊपर गई, फिर दोबारा 0 पे आई, फिर नेगेटिव गई, फिर 0 पे आई। आपको चाहिए कैसी, ऐसी मोशन वाली। तो ऐसी मोशन लेने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, वो बात की बात है। पहले ये देखिए कि वो रीजन क्या है जिस रीजन की वजह से सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, किस वजह से नहीं है, वो एग्जांपल, वो रीजन देखिए। देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एक सप्लाई अगर है, मतलब मुझे याद नहीं कि मैंने आपसे ये वाला सवाल पूछा था कि नहीं पूछा था, लेकिन अगर पूछा था तो जवाब दे दीजिए, नहीं पूछा था तो भी जवाब दीजिए। साइनसोइडल वेव शेप जो होती है ये उसमें होता है ओमेगा टी, ये होता है से Vm, और इसे कहते हैं हम Vm साइन ओमेगा टी। साइनसोइडल वेव शेप इस शेप की क्यों होती है, ये पूछा था मैंने सवाल, नहीं पूछा था, कोई बात नहीं। अब सही, ये इस शेप की क्यों नहीं होती, या इस शेप की क्यों नहीं होती, या इस शेप की क्यों नहीं होती, या इस शेप की क्यों नहीं होती, इसी शेप की क्यों होती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या होता है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किस चीज की होती है, किसी ऐसी चीज की जो गोल गोल घूम रहा है। यहां पर कौन सी चीज गोल गोल घूम रही है, दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये कि साइनसोइडल वेव शेप ऐसी ही क्यों होती है, इनमें से किसी शेप की क्यों नहीं होती। दूसरा सवाल, ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी किस चीज की है, किस चीज की एंगुलर वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। ये तो जनरल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो तो वैसे ही सब लोगों को सारे फंडे क्लियर रहने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के, तो इसलिए वाली चीज बताइए, मैं अभी क्लियर कर दूंगा ये वाली चीज। करेक्ट, यहां तक ठीक है, लेकिन साइन फंक्शन ऐसी ही शेप का क्यों होता है, मतलब वाई दिस पर्टिकुलर शेप, ऐसी ही शेप क्यों है, मतलब कोई इसका रीजन क्या है। ये इसकी शेप ऐसी क्यों है वो देखो, Vm नाम का एक वेक्टर है। वेक्टर में फेजर में फर्क क्लियर है, फर्क समझ में आता है। वेक्टर्स क्या होते हैं, फेजर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स और फेजर्स में फर्क क्या है, वेक्टर्स में और स्केलर्स में फर्क क्लियर है सब लोगों को। वेक्टर्स का मतलब जिसका डायरेक्शन भी है, स्केलर का मतलब जिसका डायरेक्शन नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड है, खाली वैल्यू। वेक्टर में और फेजर में डिफरेंस क्या है कि अ फेजर इज अ रिवॉल्विंग वेक्टर, उसका डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन डेफिनेट है, आपको ये पता है कि इस पॉइंट पर कितना होगा, ये फेजर है Vm। यहां पर आपने इसको
पिवट कर रखा है, पिवट का मतलब इसमें कील गाड़ रखी है, और फिर उसके बाद गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमाए जा रहे हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। ये फेजर है, और घुमाने की स्पीड क्या है, किस स्पीड पर इसको घुमाया जा रहा है, साइकिल्स, 1 सेकंड के अंदर कितनी साइकिल लगा रहा है, 50 साइकिल्स पर सेकंड। ये वोल्टेज वेक्टर है, घरों के अंदर जो सप्लाई आ रही होती है कितने साइकिल्स की होती है, 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब साइकिल्स पर सेकंड, 50 साइकिल्स पर सेकंड, वो यही वाला वेक्टर है, वही है, यही फेजर है जो गोल गोल घूम रहा है। ये 1 सेकंड के अंदर 50 बार चक्कर काट जाता है। तो इसका मतलब आपको ये पता है हर पॉइंट पर पता है कि इतनी देर के बाद 0.01 सेकंड के बाद में ये यहां से, मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंच चुका होगा, उसके 0.01 सेकंड के बाद में यहां से यहां पहुंच चुका होगा, थोड़ी देर के बाद में यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। आपको एग्जैक्टली पता है इतनी देर के बाद में यहां पहुंच चुका होगा। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? ठीक। अब आपने क्या काम कर रखा है कि इसके प्रोजेक्शंस ले लिए। दिस इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ दिस फेजर। कैसे? देखो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0। जब डिग्री 0 थी, ये 0 डिग्री पर है। ये कितना है, 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 90 डिग्री। जब तो ये 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू इतनी थी। जब 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री, 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू इतनी थी। 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू इतनी थी। ये समझ में आ रहा सब लोगों को? ठीक है, बस खाली प्रोजेक्शन लेते जा रहे हैं। ये आपको डायरेक्टली आपको कोर्स में नहीं है, लेकिन ये एक जनरल चीज है जो पता होनी चाहिए। तो 45 डिग्री पर इतना आ गया, 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू आ गई इतनी। ये बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया। अब इसके बाद में ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? इसके बाद जब ये दोबारा यहां होना शुरू होगा तो दोबारा नीचे हो जाएगा, यहां पर जाएगा, और होते होते दोबारा ये 0 पर पहुंच जाएगा, और उसके बाद में फिर किस तरफ जाएगा ये, और नीचे की तरफ जाएगा, नेगेटिव साइड में, नेगेटिव मैक्सिमम जाएगा, और फिर दोबारा होता होता दोबारा यहां जाएगा। ये सारे पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन कर दीजिए तो आपको साइनसोइडल वेव शेप मिल जाती है। इसलिए साइन वेव इस शेप की होती है। और एंगुलर वेलोसिटी किस चीज की है? इस फेजर की है। ये कितनी वेलोसिटी पर गोल 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 घूम रहा है, ये बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ये कहती है कि कोई भी ऐसा फेजर जो घूम रहा है और इसका मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए इसे कह देते हैं से ए, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये ए जो फेजर है, ये ए फेजर अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब ए फेजर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू ए है। ए फेजर इस डायरेक्शन में घूमता हुआ, दिस इज द सेम थिंग एज, या ये कहा जाए दिस इज द सम ऑफ 2 फेजर्स ऑफ हाफ द मैग्नीट्यूड a/2 प्लस a/2, और दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं। ये बड़ा आसान सा डायग्राम है, ये सब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड अगर a है तो दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 डिफरेंट फेजर्स जिनका मैग्नीट्यूड इसका आधा है। ये इसका a था तो इसका a/2 है, इसका a/2 है। इसका 10 वोल्ट था तो इसका 5 वोल्ट है, इसका भी 5 वोल्ट है। इसका 20 वोल्ट था तो इसका 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। ये अगर इधर घूम रहा था तो इसका मतलब ये दोनों का सम है, जिसमें से एक इधर घूम रहा है और एक इधर घूम रहा है। ये है, दिस इज नोन एज डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, देखो इसकी वजह से प्रॉब्लम, पहले ये वाली चीज देख लेते हैं कि ये कैसे ट्रू कैसे है। दो फेजर लेते हैं, 2 फेजर हैं, दोनों फेजर का मैग्नीट्यूड इज h मान लेते हैं। किताबों के अंदर h लिखा होगा तो h ही मान लेते हैं। एक फेजर ये रहा, ये सबको दिख गया, दूसरा फेजर ये रहा, दोनों दिख रहे हैं सबको।
दोनों दिखाई दे रहे हैं, देने चाहिए, दोनों एक के ऊपर एक है बिल्कुल। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड h है। एक इस तरफ चलना शुरू हुआ, ये रहा h, दूसरा इस तरफ चलना शुरू हुआ, ये रहा h। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दोनों सेम स्पीड पे घूम रहे हैं, दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब इसका इन दोनों का सम कितना निकल के आएगा, जब ये घूमना शुरू हो रहे हैं, इनका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2h, तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना निकल के आएगा 2h cos थीटा। कैसे, इसका आया h cos थीटा, इसका भी आया h cos थीटा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, और वो क्या होता है कि अगर ये अगर h है और ये अगर थीटा है, तो दिस विल बी h cos थीटा एंड दिस विल बी h sin थीटा, स्टैंडर्ड चीज है, ठीक। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस वाले का निकल के आया h cos थीटा, इस वाले का भी निकल के आया h cos थीटा, तो टोटल इनका सम कितना हो गया 2h cos थीटा। इनका वर्टिकल कंपोनेंट देखिए, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा, कितना है h sin थीटा, और इस वाले का कितना है माइनस h sin थीटा। इनका सम कितना हो गया 0 हो गया। तो हर एक पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट इनके कैंसिल करके 0 हो जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड करके 2h cos थीटा बना देंगे, बेसिकली वही वाली चीज है। तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू वन सिंगल फील्ड ऑफ डबल द मैग्नीट्यूड 2h। अगर ये h के दो थे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे थे, दैट इज द सेम थिंग एज वन सिंगल ऑफ 2h मैग्नीट्यूड रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। ये बेसिकली इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। तो इसका पर्पस खाली यहां पर ये है, ये कंफर्म करना। पढ़ाई में देखो, ये कंफर्म करने की जरूरत बार बार पड़ती है कि जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है वो सही है भी किसी की गलत है, आपको बस ऐसे ही झूठ बोला जा रहा है आपसे, आपको खुश करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सबूत देना हर जगह जरूरत है, तभी थ्योरम्स होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, ये सब चीजें इसलिए होती है। तो दिस बेसिकली जस्ट प्रूफ कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी इज एक्चुअली ट्रू। तो पहला तो ये वाला प्रूफ हो गया कि कैसे ये वाली चीज वर्क कर रही है, क्यों ये वाली चीज ट्रू कैसे है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है कि इसकी वजह से हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ गई। देखो ये फील्ड इधर घूम रही है, ये फील्ड इधर घूम रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं फिर से दोबारा एक बार स्टार्ट करता हूं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपने ली, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर ऑब्वियसली सिंगल फेज वाइंडिंग थी, एक वाइंडिंग थी। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अगर थ्री फेज वाइंडिंग थी तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज वाइंडिंग थी। सिंगल फेज वाइंडिंग के अंदर आपने सिंगल फेज सप्लाई दे दी। सिंगल फेज सप्लाई देने का मतलब ये वाली सप्लाई आपने दे दी उसके अंदर। इसकी वजह से उसके अंदर दो फील्ड बनी और दोनों फील्ड ऑपोजिट घूम रही थी, एक इधर जा रही थी, एक इधर जा रही थी, ऐसे घूम रही थी। तो क्या हो रहा है कि इसकी वजह से, इस फील्ड की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स को होते हैं इस तरह के। और इसकी वजह से दूसरी वाली फील्ड की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इसके उल्टे होते हैं, वो होते हैं ऐसे। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, बिल्कुल बिल्कुल बैंग ऑपोजिट है, ठीक। अच्छा, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन होता है। स्टैंडर्ड कन्वेंशन होता है कि जितने भी फेजर्स होते हैं दे ऑलवेज रोटेट इन CCW, काउंटर क्लॉकवाइज, हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड कन्वेंशन। जैसे कॉस बराबर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे स्टैंडर्ड कन्वेंशन है वैसे ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ये ऐसे ही रहता है। हाँ, ये एक सब आगे की बात है, यहीं पे तो पहुंच रहे हैं, यही तो बताना चाह रहा हूं मैं। इनका दोनों के जो टॉर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप जोड़ दें तो बेसिकली आपको सप्लाई मिलेगी ऐसी, मतलब जो आ रही है वो बेसिकली इस तरह की होगी। दोनों का सम कर दिया हर एक पॉइंट पर, तो ऐसा मिल रहा है आपको। इसका मतलब क्या है
कि बिल्कुल जीरो, यहां पर स्पीड की वैल्यू जीरो है, दिस इज जीरो, दिस इज स्पीड कहते हैं एनआर, दिस इज एनआर इज इक्वल टू जीरो, दिस इज एनआर इज इक्वल टू एनएस एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एनएस। मतलब एक साइड का डायरेक्शन और दूसरी साइड का डायरेक्शन, इस तरह से। तो जिस पॉइंट पे एनआर की वैल्यू जीरो है वहां पर, दिस इज बेसिकली टॉर्क, ये टॉर्क है। तो एनआर की वैल्यू जीरो है, इसको अगर वेक्टर नंबर 1 बोलें, इसके वेक्टर नंबर 2 बोलें, तो ये दिस कर्व इज बिकॉज ऑफ 1 एंड दिस कर्व इज बिकॉज ऑफ 2। अब ऐसे में क्या हो रहा है, एनआर इज इक्वल टू जीरो पर जब दोनों ने वर्क करना शुरू किया तो टोटल जितना टॉर्क बन के निकली दैट वाज जीरो, वो जीरो निकली। लेकिन अगर आप उसको एक साइड में धक्का दे दीजिए, एक साइड में घुमा दीजिए, तो आपने स्पीड मान ली इस साइड में दौड़ा दी, इतनी स्पीड कर दी, तो उसको इतनी टॉर्क मिलनी शुरू हो जाएगी, इतनी टॉर्क मिलनी शुरू हो जाएगी, तो उस साइड में घूमने लग जाएगी। अगर आपने उल्टे साइड में घुमा दिया तो उसकी स्पीड मान लीजिए आपने इतनी कर दी, तो उसकी इतनी टॉर्क मिलनी शुरू हो जाएगी, तो उस साइड में घूमना शुरू कर दिया। कहने का मतलब यहां पर यह है कि इसको इस तरह समझो कि आपको कोई भारी सामान है, भारी टेबल है, उसको खिसकाना है। अब दो आपने बहुत अक्लमंद लड़के उस टेबल को खिसकाने के लिए लगा दिए, जिसमें से एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, और दोनों ने धक्के मारना शुरू कर दिए, टेबल खिसक गई। प्रोवाइडेड कि दोनों बिल्कुल बराबर, जितनी अकल दोनों की बराबर है उतनी ताकत भी दोनों की बराबर है, बिल्कुल बराबर है। दोनों की अकल भी बराबर है कि दोनों के समझ में ये चीज नहीं आ रही कि दोनों को एक साइड से धक्का मारना चाहिए। वो एक इधर से पुश कर रहा है, एक उधर से धक्का मार रहा है, और दोनों हेशा करे जा रहे हैं, हेशा जोर लगा के हेशा। ठीक है, तो अगर दोनों धक्का मारने में लगे पड़े हैं तो टेबल ना इधर जा पा रही है ना उधर जा पा रही है। लेकिन ऐसे में अगर तीसरा अकलमंद आ जाए, अगर तीसरा आ जाए और दोनों लड़के मान लीजिए बराबर पावरफुल थे और इसको नहीं खिसका पा रहे थे, दोनों अपनी जगह पर रुके हुए थे, ऐसे में तीसरा जना करके अगर वो इसको इधर धक्का दे देगा तो इसका जो एडिशनल फोर्स है वो इसके साथ में जुड़ गया तो इधर चलनी शुरू हो जाएगी। अगर वो इसको आगे इधर धक्का देना शुरू कर देगा तो इसका फोर्स उस वाले के साथ में जुड़ गया तो इधर चलनी शुरू हो जाएगी। ये समझ में आया ये वाला पॉइंट? इसी तरीके से ये वाला वर्क कर रहा है। ये दोनों जो अकलमंद लड़के हैं वो एक टॉर्क ये बना रहा है, एक टॉर्क ये बना रहा है, और दोनों का जो सम निकल के आ रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद वो टॉर्क जीरो स्पीड पर जीरो है। जब जिस टाइम मोटर की स्पीड जीरो थी उस टाइम पर मोटर ना तो इधर जा पा रही है ना उधर जा पा रही है, दो टॉर्क काम कर रही है, एक इधर घुमाना चाह रही है, एक इधर घुमाना चाह रही है। उस मोटर को घुमाने के लिए जैसे आपने स्विच ऑन करा, एक नहीं दो टॉर्क काम कर रही है उस पर, उल्टा हो गया, ये तो और ज्यादा उल्टा हो गया। मतलब एक ही टॉर्क काम कर रही होती उतना ही काफी होता, अब तो दो टॉर्क काम कर रही है तो घुमाने के लिए, लेकिन एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो वो ना इधर घूम पा रहा है ना उधर घूम पा रहा है। अगर आप इधर धक्का दे देते हैं उसको तो आप इस वाले टॉर्क की हेल्प करनी शुरू कर देते हैं तो वो इधर घूमना शुरू हो जाएगा रोटर। अगर आप इधर धक्का दे देते हैं तो इस वाले टॉर्क की हेल्प कर देंगे तो इधर घूमना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली चीज है जिस तरह से आप इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाना चाहते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एक साइड की टॉर्क उसको मैं किसी और तरीके से दे सकूं, वो देना कैसे पॉसिबल है, किस तरह से आप एडिशनल टॉर्क उसके अंदर देंगे, यही पूरा आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। ठीक, तो मैं एक बार ये वाला पूरा जितना जो ज्ञान मैंने आपको दिया था, ये ज्ञान मैं एक बार फिर से देता हूं। तो पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर आप 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर क्या बनती है? रोटेटिंग या रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसकी वजह से कंडक्टर उसको फॉलो करते हुए उसको घूमना शुरू कर देते हैं, गोल गोल घूमने वाला झूले की तरह से। अगर आप सिंगल फेज वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो कौन सी चीज नहीं बनती है? रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। उसमें रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती। किसी भी मोटर को चलाने के लिए आपको किस तरह की फील्ड चाहिए होती है? रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, वही ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए होती है। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपको रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई इसकी वजह से जो सप्लाई बनती है, इसकी वजह से सप्लाई बनती है ऐसी, इसकी वजह से सप्लाई बन रही ऐसी, इसकी वजह से सप्लाई बन रही है ऐसी। तो दिस सप्लाई, जो सिंगल फेज सप्लाई जो आपने दी है, ये इसकी वजह से दो टॉर्क बनाते हैं, क्योंकि ये जो सप्लाई है इसकी वजह से दो अलग अलग सप्लाई बनती हैं। एक सप्लाई इधर जाती है, एक सप्लाई उधर जाती है। तो ये दोनों अलग अलग सप्लाई अपनी अलग अलग टॉर्क बनाती हैं। एक टॉर्क ये बनाती है, एक टॉर्क ये वाला बनाती है।
और दोनों टॉर्क क्योंकि एक साथ काम कर रहे हैं एक साथ, तो दोनों टॉर्क का जो सम है वो सम ये रहा, कुल मिला करके कितनी टॉर्क बनी वो कर्व ये रहा। और ये कर्व जो है वो जीरो स्पीड पर जीरो टॉर्क है। ये पॉजिटिव स्पीड है, ये नेगेटिव स्पीड है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब खाली ये कि एक साइड में मैक्सिमम स्पीड और दूसरी साइड में मैक्सिमम स्पीड, बस ये है। तो जिस साइड में भी आप उसको घुमा दीजिए उल्टा सीधा एक समान इसके लिए, चाहे इधर से इधर देखो चाहे उधर से इधर देखो, चाहे इसको यूं कर दो, वन एंड द सेम थिंग वो चीज। तो इसलिए न वो इधर घूम पा रहा है न वो इधर घूम पा रहा है। लेकिन अगर आप इसको धक्का दे दें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर दें, तो आपको इतनी स्पीड मिलनी शुरू हो जाएगी। यहां पर स्पीड की वैल्यू थी 0 आरपीएम, यहां पर थी 300 आरपीएम, यहां पर थी -300 आरपीएम। -300 का मतलब क्या है? -300 का मतलब 300 आरपीएम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बस खाली इतना सी बात। तो अगर आप इसको 300 आरपीएम एक डायरेक्शन में घुमा दीजिए तो आपको इतनी टॉर्क मिलनी शुरू हो जाएगी। इतनी पहले कितनी मिल रही थी? इतनी। 0 आरपीएम पे आपको टॉर्क कितनी मिल रही थी? 0। 100 आरपीएम पर आपको टॉर्क कितनी मिल रही थी? इतनी। 200 पे इतनी मिल रही थी, 300 पे इतनी मिल रही है, 400 पे और ज्यादा मिलेगी, 600 पे और ज्यादा मिलेगी, ये चीज। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर ये है कि टॉर्क का मतलब ये है कि एक तरफ घुमाने वाली जो कैपेसिटी है, किसी भी तरफ घुमाने धक्का देने वाली जो फोर्स है, वो फोर्स नहीं लग पा रहा है अपने आप। लेकिन अगर आप उसको किसी तरीके से धक्का देके एक किसी भी डायरेक्शन में घुमा दीजिए तो वो फोर्स आपको इतना फोर्स मिलना शुरू हो गया, इतना टॉर्क, तो वो टॉर्क से घुमाना शुरू कर देगा, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ती आएगी उसकी। ठीक है, इसलिए इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। बेसिकली पॉइंट यहां पर ये था समझने का। अब बात ये देखिए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होता है। इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होता है? रोटर के अंदर ये क्या लगा हुआ है? कॉपर की बार्स। स्क्विरल केज रोटर, ये स्क्विरल केज रोटर, और सिंगल फेज वाइंडिंग। इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम पूरा हो गया, बस इतना सा। सिंगल फेज वाइंडिंग और स्क्विरल केज रोटर, काम खत्म। दिस इज नोन एज बेसिकली मेन वाइंडिंग, मेन और रनिंग वाइंडिंग। मेन और रनिंग वाइंडिंग, इसके अंदर आपको यहां पर सप्लाई दे देनी है, सिंगल फेज सप्लाई। और सिंगल फेज सप्लाई देते ही उसके अंदर क्या होगा? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज सप्लाई देते क्या हो जाएगा? उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि आपने सिंगल फेज सप्लाई देते ही जैसे स्विच ऑन करा ये घूमना शुरू कर दी, कुछ भी नहीं होगा। सिंगल फेज सप्लाई देते ही आप देखते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए अब आपको ऐसा तरीका चाहिए जिससे कि आप इसको अपने आप घूमने वाला बना सकें। उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपने यहां पर एक वाइंडिंग और लगा दी। दिस वाइंडिंग इज नोन एज ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग। ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग ये आपने इसके अंदर लगा दी। ठीक, ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाने की वजह से इसमें यह फायदा हो गया कि जो आपने सिंगल फेज की सप्लाई इसके अंदर दी है, सिंगल फेज की सप्लाई टू फेज की सप्लाई में बन जाएगी। कैसे बन जाएगी वो चीज देखिए। जब आपने खाली मेन वाइंडिंग, मेन और रनिंग वाइंडिंग जब आपने लगाई हुई थी, तब इसका फेजर डायग्राम जो था वो कैसा था? सप्लाई आपने दी है, ये रहा सप्लाई वोल्टेज V, और जितना करंट इसके अंदर जा रहा है, दिस करंट इज I, करंट था ये रहा I, और ज्यादा लैगिंग थोड़ा, ये था लैगिंग I। ठीक है, अब ऐसे में अगर आपने यहां पर स्टार्टिंग वाइंडिंग यहां पे एक और लगा दी, स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर आपने लगा दी, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में और मेन वाइंडिंग में फर्क क्या है? दिस इज हाई इंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी लो है, इंडक्टेंस की वैल्यू हाई है। इसमें उल्टा केस है, इसमें दिस इज हाई रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस।
लो इंडक्टेंस। तो इसमें जो करंट जाएगा, एक करंट इधर जा रहा है आई एम, एक करंट इसके अंदर जा रहा है आई एस। तो आई एम तो ऐसा है ये रहा, और आई एस ऐसा है। क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा वोल्टेज के फेज में रहेगा। इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा क्वाड्रेचर में रहेगा। ये चीज है इस तरह की। जिन्होंने ईसीएम पढ़ रखा है, ईसीएम पढ़ रखा है, ईसीएम पढ़ रहे हो, ईसीएम के अंदर ये वाली चीज सब पढ़ लोगे मेरे ख्याल से। और इन दोनों का वेक्टर सम, दिस इज द करंट आई, ये वो करंट है आई जिसके अंदर लिया जा रहा है। तो आपने ये वाला काम कर दिया कि जो सिंगल फेज की सप्लाई आ रही थी उसको आपने दो फेज के अंदर बांट दिया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने का मतलब बांट दिया, दो पार्ट्स के अंदर बांट दिया। दो फेज में स्प्लिट करने से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसके अंदर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू हो जाएगी। पॉलीफेज वाइंडिंग में पॉलीफेज सप्लाई, ये रही पॉलीफेज वाइंडिंग और इसके अंदर पॉलीफेज सप्लाई आ रही है। एक के अंदर करंट ज्यादा लैग कर रहा है, एक के अंदर करंट कम लैग कर रहा है। तो ये दोनों जो करंट हैं, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस यानी कि ये वाला एंगल जितना ज्यादा रहेगा उतना जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है उतनी और बढ़िया प्रोड्यूस होगी, उतना ज्यादा हाई स्पीड से इंडक्शन मोटर रन करना शुरू कर देगी, उतनी ज्यादा हाई स्पीड से रन करने लगेगी। ठीक, तो इस तरह से जो इंडक्शन मोटर को आपने जो सप्लाई दी है वो एक ही सिंगल फेज सप्लाई को आपने दो फेजेस के अंदर बांट दिया है। और वो किस वजह से बढ़ रही है, क्योंकि इसके अंदर इंडक्टेंस ज्यादा है, इस वाली के अंदर मेन वाइंडिंग के अंदर, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ये करंट ज्यादा वोल्टेज के फेज में है, और इंडक्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये वाला जो करंट है जो आई एम जिसके अंदर जा रहा है दैट इज मोर इन क्वाड्रेचर, वोल्टेज से दूर है, बहुत दूर है। मतलब कहने का यहां पर ये है कि मान लो अगर ये प्योर इंडक्टेंस होती, प्योर इंडक्टेंस और ये प्योर रेजिस्टेंस अगर होती तो ये फेजर डायग्राम कैसा होता, अगर ये भी है तो आई एस ऐसा होता और आई एम ऐसा होता, और इनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाता। लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस रहेगी, इंडक्टेंस रहेगी, और इसके अंदर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस रहेगी, थोड़ी बहुत मिलावट तो हर एक केस में रहती है। तो थोड़ी बहुत जो मिलावट है उसकी वजह से ये पूरा तरह से वोल्टेज के फेज में नहीं, थोड़ा सा नीचे रह जाता है, और ये पूरी तरह से 90 डिग्री ये थोड़ा सा इधर रह जाता है। इसलिए ऐसा कंडीशन होगी। 90 डिग्री यहाँ पर था तो थोड़ा इतना डिफरेंस आ गया। अब जितना इन दोनों के बीच में आई एस और आई एम के बीच में फेज डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, और उतनी ज्यादा तेजी से आप इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट एंड टॉर्क की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपका पर्पस क्या है, इन दोनों के बीच के फेज डिफरेंस को बढ़ाते जाना। और ज्यादा बढ़ाने का तरीका बेसिकली क्या है, आपने इसके साथ में कैपेसिटर और लगा दिया। कैपेसिटर खाली लगा होता तो इसकी वजह से, खाली इसकी वजह से करंट जाती है ऐसी। अब ये भी लगाया ये भी लगाया तो इसकी वजह से दोनों की वजह से जो नेट करंट जाएगी वो जाएगी ऐसी। ये मैं डिटेल में और बताऊंगा, दोबारा चीज बताऊंगा, अभी तो मैं जल्दी से मैं खाली बता रहा हूं आइडिया लेने के लिए। तो अब आई एस की वैल्यू हो गई ऐसी। अगर आपने खाली ये लगा रखा है, मतलब इसके साथ में अगर आपने कंडेंसर भी लगा रखा है, तब आई एस ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब आई एस और आई एम में आपने जो वो था फेज डिफरेंस और बढ़ा दिया। जितना ज्यादा फेज डिफरेंस होगा उतना हाई स्पीड में पंखा स्टार्ट हो जाएगा।